संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सरगोसो सागर पूरी तरह से प्रशांत महासागर में स्थित है। नहीं, ये प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है। ये क्या है? ये एक ऐसा समुद्र है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये बिल्कुल सही है। और यह 4 महासागरीय धाराओं से घिरी है जो महासागरीय जायर का निर्माण करती है। ठीक है, तो जायर क्या है? देखो, सारगोसो सी जो पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के भीतर, ये एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है। ये 4 महासागरीय धाराओं से घिरी है जो एक महासागरीय जायरे का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि यह प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, ये अटलांटिक महासागर में स्थित है और ये कोई भूमि का निर्माण नहीं करती है और 4 महासागर से घिरी है। ठीक है, ये 4 महासागर से घिरी है। सारगासो सी जो है पूरी तरह से अटलांटिक महासागर के बीच, यह एक ऐसा समुद्र जिसकी कोई सीमा नहीं है और 4 महासागर से घिरी है। यह अटलांटिक महासागर के अन्य हिस्सों को भूरे रंग के सरगुसी समुद्र साल और शांत नीले जल के कारण अलग दिखाई देती है। अन्य हिस्सों से विशिष्ट यहाँ पे एक शैवाल होता है जो गसूम समुद्री शैवाल है और शांत नीले जल का कारण दिखाई देती है। इस गसूम समुद्री शैवाल और शांत नीले जल इसी के कारण है। और इसका क्या है कि पश्चिम में गल्फ स्ट्रीम में, पश्चिम में ये गल्फ स्ट्रीम है। ठीक है, पश्चिम में इसका क्या है कि गल्फ स्ट्रीम है, इधर गल्फ स्ट्रीम है। पूरब में कैनरी करेंट है, कैनरी करेंट, और उत्तर में अटलांटिक सागर है, उत्तर में अटलांटिक सागर है और सॉरी अटलांटिक की धारा है, अटलांटिक करेंट, और दक्षिण में उत्तर अटलांटिक भूमध्य रेखीय धारा, उत्तर नॉर्थ अटलांटिक मेरिडियन करेंट, नॉर्थ अटलांटिक मेरिडियन करेंट। नॉर्थ अटलांटिक मेरिडियन करेंट क्या है, थोड़ा सा इसको करंट वाला में देख लेंगे। ये चारों मिलकर एक दक्षिणावर्त परिसंचारी प्रणाली का निर्माण करती है जिसे उत्तर अटलांटिक गायरे कहते हैं, जायर कहते हैं। व्हाट इज जायर? जायर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो अधिनियम में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उपचुनावों के संबंध में निम्नलिखित उपचुनाव यानी बाईपोल। ठीक है, बाईपोल क्या है? अधिनियम में कहा गया है कि किसी भी रिक्ति के लिए उपचुनाव उस रिक्त से उत्पन्न 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि शेष अवधि 1 वर्ष से कम न हो। अधिनियम उपचुनाव पर तब रोक लगाता है जब विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम का हो। यदि निर्वाचन आयोग और केंद्र को लगता है कि उपचुनाव कराना मुश्किल है तो उपचुनाव नहीं कराया जाता है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 क्या है? तो किसी भी रिक्ति के लिए उपचुनाव उस रिक्ति से उत्पन्न होने के 6 महीने के भीतर आयोजित होना चाहिए, बशर्ते कि शेष अवधि 1 वर्ष से कम न हो। 1 वर्ष से अधिक कम न हो तो 6 महीने में होना चाहिए। ECI या केंद्र यह प्रमाणित न करे कि उस समय अवधि में चुनाव कराना मुश्किल हो, या ECI यह प्रमाणित न करे कि विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम होने पर अधिनियम उपचुनाव पर रोक नहीं लगाता, हालांकि उस मामले में यह वैकल्पिक हो जाता है।
विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम होने पर भी अधिनियम उपचुनाव पर रोक नहीं लगाता। हालांकि उस मामले में यह वैकल्पिक हो जाता है, मतलब यदि 1 वर्ष से कम भी है तो ऐसा नहीं है कि वो उपचुनाव पर रोक लगाएगा। हालांकि यह वैकल्पिक हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। मतलब इसका क्या हुआ, हाल ही में शुरू किए गए निपुण भारत मिशन के संबंध में कथनों पर विचार करें। ये क्या है कि निपुण क्या है तो मिशन को समग्र शिक्षा योजना के तत्वाधान में शुरू किया गया है। यह स्कूली शिक्षा के आधारभूत बच्चों तक पहुंच प्रदान करने में को बनाए रखता है। ठीक है, निपुण भारत मिशन क्या है तो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक और सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना, मतलब आधारभूत बेसिक एलिमेंट्री जो शिक्षा है ना उसको, ताकि ग्रेड 3 का प्रत्येक बच्चा 2026 तक पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ग्रेड 3 का प्रत्येक वर्ष का बच्चा 2026 तक, मतलब इसके बारे में और डिटेल कलेक्ट करना। NEP के अनुसार मिशन को समग्र शिक्षा का केंद्र प्रायोजित तत्वाधान और यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत बच्चों में शिक्षा तक पहुंच और उन्हें बनाए रखने के लिए केंद्रित करेगा, जैसे शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता और छात्र और शिक्षक संस्थाओं का विकास करने में को लेकर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना। निपुण का उद्देश्य क्या है, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चे को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। 3 से 9 वर्ष की बच्चे को सीखने की ज़रूरत को पूरा करना। टाइगर ट्रैकिंग के संबंध में क्या है तो टाइगर ट्रैकिंग क्या है तो अभी जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के तहत होगा। तो पहला कहता है कि भारत के भागों केवल रेडियो कॉलर का उपयोग करके ट्रैक किया जाता है, जिसे उसके गले में लगा केवल है तो जनरली ये स्टेटमेंट गलत होगा। रेडियो कॉलर बाघ के व्यवहार, उसके भोजन और चलने का पैटर्न का अध्ययन करने में मदद करता है, सही है। और टाइगर ट्रैकिंग संरक्षित क्षेत्र PAS और गैर संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरियाज एंड नॉन प्रोटेक्टेड एरियाज दोनों में किया जाता था, ये भी सही है। तो पहला है कि रेडियो कॉलर के थ्रू नहीं होता है, और भी इसके तरीके हो सकते हैं जिससे बाघों की संख्या को या उसको ट्रैक करने में हमें मदद मिलती है। रेडियो कॉलर क्या है कि बाघ के व्यवहार, उसके भोजन और चलने का पैटर्न में अध्ययन। टाइगर ट्रैकिंग PAS और दोनों क्षेत्रों में की जाती है। तो ये पिछले कुछ वर्षों में बाघ ट्रैकिंग को अत्यधिक सुधार हुआ है। बाघ को ट्रैक करने के 2 प्रमुख कैमरा ट्रैप और रेडियो कॉलर, 2 तरीका क्या क्या है तो एक कैमरा ट्रैप है और एक रेडियो कॉलर है। एक कैमरा ट्रैप है और दूसरा रेडियो कॉलर है। कैमरा ट्रैप और रेडियो कॉलर, ठीक है, कैमरा ट्रैप है और रेडियो कॉलर है। और GSM कैमरा ट्रैप का भी उपयोग किया जाता है, हालांकि ये इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निर्भर है। हालांकि GSM कैमरा ट्रैप का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बाघों के व्यवहार, उसके भोजन, दीर्घकालिक रेडियो कॉलर लगाए जाते हैं। कॉलर को बाघ के गले में डाला जाता है। रेडियो टेलीमेट्री से अत्यधिक तकनीक का उपयोग अधिकारी बाघ के संरक्षण के बारे में वास्तविक समय की जानकारी है। कैमरा ट्रैप और GSM कैमरा ट्रैप, टाइगर ट्रैकिंग PA और दोनों एरिया में, प्रोटेक्टेड एरिया में भी और नॉन प्रोटेक्ट, आमतौर पर मानव प्रधान क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहीय द्रव्यमान विंडो को वामन ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में मान्यता दी जाती है। कथनों निम्नलिखित शर्तों पर विचार करें। यह सूर्य की सीधी कक्षा में होना चाहिए, ड्वार्फ प्लैनेट तो सूर्य की सीधी कक्षा में होनी चाहिए, और यह
अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत आकार में गोलाकार बनने के लिए पर्याप्त विशाल होना चाहिए। यह अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत आकार में गोलाकार बनने के लिए पर्याप्त विशाल होना चाहिए। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार एक 52 ग्रह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो ये पिंड जो एक तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो अपने स्वयं की गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोलाकार होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अपने निकटवर्ती क्षेत्र के लघु ग्रह प्लैनेटिसिमल को नहीं हटाया हो, जिसका कोई उपग्रह नहीं है। संक्षेप में, यह शब्द किसी भी ग्रहीय द्रव्यमान पिंड को निर्दिष्ट करने के लिए न तो ग्रह है और न प्राकृतिक उपग्रह है जो कि बुनियादी मानदंड पूरा करता है। एक सूर्य की सीधी कक्षा में स्थित होना चाहिए और पिंड के दूसरा यह इतना विशाल होना चाहिए कि यह अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत आकार में गोलाकार हो जाए। 2006 में क्या हुआ था ना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा अपनाई गई परिभाषा के अनुसार एक 52 ग्रह क्या होता है, जो जनरली प्लूटो को हटा के और डॉट प्लैनेट में रखा गया। तो यह एक ऐसा खगोलीय पिंड है जो एक तारा की परिक्रमा कर रहा है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण द्वारा गोलाकार होने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अपने निकटवर्ती क्षेत्र के लघु ग्रह को नहीं हटाया हो। ठीक है, ये कुछ लघु ग्रह होते हैं उसको जिसका कोई उपग्रह नहीं हो। संक्षेप में, यह शब्द किसी भी ग्रहीय द्रव्यमान निर्दिष्ट करने के लिए जो न तो ग्रह है और न प्राकृतिक उपग्रह, जो दो बुनियादी मानदंडों को पूरा करता है। यह सूर्य की सीधी कक्षा में स्थित होना चाहिए और पिंड के चारों ओर चंद्रमा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला तो एक सूर्य की सीधी कक्षा में, इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि एक तो सूर्य की सीधी कक्षा में होनी चाहिए और वहाँ पे चंद्रमा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये इतना विशाल होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण के तहत आकार में गोलाकार हो जाए। दूसरा, यह इतना विशाल होना चाहिए कि आकार में गोलाकार हो जाए, मतलब सीधी कक्षा में हो और उसके कोई उपग्रह नहीं हो, और इतना विशाल होना चाहिए कि गोलाकार हो जाए।